देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। गुरुवर्य श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। पिछली बार हमने कुछ चिंतन करने के लिए कहा था कि दर्शन और प्रतिमा के जो प्रश्न है, तो उस प्रश्न के लिए आप देखना है। हमारा पूरा हुआ था वहां तक। उससे पहले 4 नंबर के पेज तक हमारा पूरा हुआ था। अब 5 नंबर के पेज पर दर्शन और प्रतिमा के दो बिंदु थे, वो भी हमने कुछ देखे हैं। कि दर्शन जानना चाहता है कि सुबह का वातावरण, सुबह उठना, जल्दी उठना क्यों अच्छा होता है, कैसे अच्छा होता है। तो बताया गया था वातावरण स्वच्छ, शुद्ध और शांत रहता है, स्वास्थ्यवर्धक, उत्साहवर्धक रहता है। दूसरी बात, उन्होंने उनके लिए ये भी बताना है कि जो नीचे 3 नंबर का बिंदु दिया है, वातावरण में ओजोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ये ओजोन जो होता है, ओजोन पूछेंगे बच्चे ओजोन क्या है, तो आपको बताना है ऑक्सीजन जो हम हवा में लेते हैं हवा से, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन में दो रेणु होते हैं। यहाँ पर ओजोन में एक एडिशनल ऑक्सीजन का रेणु होता है, मतलब O3 होता है। और वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। वो हमारे शरीर में बहुत अच्छा कार्य करता है। उससे हमारा जो रक्ताभिसरण होता है वो भी अच्छा होता है। ये बच्चों को हम जरूर समझाएं। उसके बाद में हमें ये भी बताना है कि मेडिटेशन के लिए सवेरे का माइंड हमारा बहुत फ्रेश रहता है। और प्रतिमा भी जानना चाहती है कि घर में बनाया हुआ भोजन ही क्यों करना, क्योंकि हमने अपने स्वयं के हाथों से बनाया है। हर प्रकार की शुद्धता का ध्यान रखेंगे हम। और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम बाहर खाते हैं होटल्स रेस्टोरेंट में, तो भोजन की शुद्धता उतनी रखी नहीं जाती। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि वो अशुद्ध रह ही सकता है। और उसमें ज्यादा मिर्च मसाले वगैरह का प्रयोग, कोई अभक्ष्य वस्तुओं का प्रयोग वे कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जैसे आजकल पनीर पनीर जो बनता है, वो पनीर आजकल पूरी तरह से, आप सबको मालूम होगा कि जो ऑयल है, उस ऑयल ऑयल से बनता है। और उस ऑयल से वो दूध बनाते हैं और दूध से वो पनीर बनता है। और ये जैसे आइसक्रीम भी ये पाम ऑयल से बनता है, वैसे ही पनीर भी पाम ऑयल से बनाने लगे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि यूरिया वगैरह वगैरह इस्तेमाल कर कर भी दूध बनाकर उसका भी पनीर वो बनाते हैं। ये अत्यंत घातक है। पूरी दुनिया में सब तरफ पनीर की सब्जियां होटल में वगैरह चलती है, इतना पनीर आएगा कहाँ से, क्योंकि इतना दूध उत्पादन नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना है, बच्चों को थोड़े उदाहरण देकर समझाए तो उनका विश्वास बैठेगा। और वो ये भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, कि बाहर हम नहीं खाएंगे। और अगर बाहर खाने की जिद करते तो उनको इस तरह से समझाना चाहिए। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये भी है, फ्रीज का भोजन देना है या नहीं देना है। कभी नहीं देना, फ्रीज में भोजन रखो ही मत। फ्रीज भोजन रखने के लिए नहीं है। उसमें विषकण तैयार होते हैं, और वो विषारी पदार्थ कालांतर में कैंसर का कारण बनते हैं। आजकल जो बहुत ज्यादा कैंसर दिख रहा है, वो उसी के कारण से, एक कारण वो भी उसमें सम्मिलित किया गया है। अनगिनत कारण है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कारण दिया है। जैसे रेस्टोरेंट में वगैरह वगैरह जाएंगे आप, तो पहले दिन की बची हुई सब्जी, या यहाँ तक कि दूसरों के थाली में छोड़ी हुई सब्जी भी उसमें मिक्स कर कर वो फ्रीज में लगा देते हैं। दूसरे दिन गर्म कर कर थोड़ा सा मसाला वगैरह डालकर आपको परोसते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है। अब देखते हैं अगला जो पेज हमारा 6 नंबर का चलना है, उसकी चर्चा करते हैं कि क्या रोज पाठशाला जाना आवश्यक है, क्यों जाना चाहिए पाठशाला। यहाँ पर ये बात बच्चों को समझाना है कि पाठशाला में हम क्या सीखते हैं। पाठशाला में हम सबसे पहले तो
धर्म की बातें तो सीखते ही है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई जाती है। और वो जो अच्छी बातें हैं वो अब आगे चलकर हमारे लिए समझाई जाएगी, कौन सी अच्छी आदतें हमें रखनी चाहिए। तो वो आदतें हमारे लिए समझाई जाती है पाठशाला में। तो पाठशाला जाना अत्यंत जरूरी है। दूसरी बात, हम बच्चे बच्चे जो करते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, ये पाठशाला पाठशाला से ही हमें समझेगा। कोई ना कोई हमें समझाता है, जो बड़े हैं, जो पाठशाला के सिलेबस को अच्छी तरह से जानते हैं, जिनवाणी को जानते हैं, वे हमें समझाते हैं। तो बच्चों को जिनवाणी के आधार पर और अच्छा अपना जो दिनचर्या है, आयु आयु है, वो अच्छी तरह से कैसी बितानी चाहिए, इसका ज्ञान हमें पाठशाला से बहुत अच्छा प्राप्त होता है। जिनवाणी का ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी, साक्षात केवली भगवान है। उनकी वाणी हमें, जिनवाणी की हमें ज्ञान पाठशाला के माध्यम से प्राप्त होता है। और जब भगवान की दी हुई शिक्षा हम भगवान की दी हुई शिक्षा अगर हम जानेंगे, दीक्षा शिक्षा मतलब एजुकेशन, तब हम उस मार्ग पर बढ़ सकते हैं। ये भी हम जिनवाणी के लिए मतलब क्या क्या हमें समझना योग्य है और पाठशाला के माध्यम से कैसे उसे समझा जाता है, ये हमें बच्चों को समझाना है। जैसे पाठशाला में आने वाले बच्चे नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे। जब वो शुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी बातें बच्चों को हमें समझानी है। और ये जब समझाएंगे तो बच्चों को पाठशाला आने का महत्व महसूस होगा। बच्चों को जब हम महत्व महसूस कराएंगे, तभी तो उनके चरण या पांव पाठशाला की ओर जल्दी मुड़ेंगे और वो जल्दी जल्दी कहेंगे हाँ मुझे पाठशाला में जाना है। दूसरी बात, ये भी बातें हैं कि क्रियाकलाप में बताया है, चर्चा करना है। क्रियाकलाप में आप अलग अलग प्रकार से भी उनको समझा सकते हो। मतलब सिर्फ इंटरएक्शन, मतलब सिर्फ टीचर बोलता रहे और बच्चे सुनते रहे, इसकी अपेक्षा बच्चों से प्रश्नोत्तरी कर कर उनके पास से कुछ उत्तर लेने का हम अगर आदत रखें, तो बच्चों को ऐसा लगता है हाँ हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है पाठशाला में। और उनके जो प्रश्न होते हैं वो अपने बोलने के मुताबिक वो सामने रखते हैं। तो उनको उनके साथ हमें चर्चा भी करनी है। और क्रियाकलाप, अलग अलग क्रियाकलाप, क्रियाकलाप मतलब वहां पर क्या क्या कारण होते हैं क्या नहीं, ये इसको ढूंढ कर लाना, ये बच्चों को कहना है। तो सबसे पहले प्रश्न किया जाना चाहिए बच्चों को, आप कितने बजे उठते हो रोज सुबह, बताओ। तो क्या ऊपर जो बताया गया था समय, ब्रह्म मुहूर्त, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो तो देर से उठते हो, तो कितने बजे उठते हो। और वो उसको ज्यादा देरी से उठने का हमारा कारण क्या है, तो उस कारण को ढूंढ कर लाओ। तो हर एक को पूछना, आप पेपर पर लिखो, आप कितने बजे उठते हो और क्यों उसी समय उठना पॉसिबल है, उसके पहले उठना पॉसिबल क्यों नहीं। नींद आती है तो रात को कितनी बजे सोते हो, ये भी उनको जरूर पूछना चाहिए। क्या आप घर के सभी लोगों के उठने के बाद भी सोते रहते हो, बच्चों को ये पूछना बहुत जरूरी है। आजकल क्या हुआ है, बच्चे लाड़ प्यार में पाले जाते हैं। और लाड़ प्यार में पाले जाते हैं तो उनको स्कूल में जाना है जल्दी। कभी कभी उनकी 7 बजे कहो 8 बजे कहो स्कूल होती है, तो जल्दी उनको उठाना पड़ता है। तो हम ये सोचते हैं कि उसकी नींद नहीं होगी तो स्कूल में नींद आएगी, तो थोड़ी देर और सोने दो। नहीं, बच्चों को रात को जल्दी सुलाओ। उनके पास किसी भी तरह से रात को जल्दी ना सोने के कारण मत जाने दो। उदाहरण दो महत्वपूर्ण है, मोबाइल और टीवी। ये दोनों बातें उनके पास अगर नहीं रही, जल्दी सोएंगे बच्चे। स्टडी करने के लिए उनको बताना है, उनको कहना सैटरडे संडे आप थोड़ा बहुत टीवी देख सकते हो। सैटरडे संडे उनको देखने के लिए थोड़ा सा अलाउ करिए। और वो भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो देखने के लिए उनको प्रेरित करिए। लेकिन रोजाना उनको मोबाइल और टीवी से अगर हम दूर रखेंगे, तो निश्चित रूप से वे जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। आप सबको मालूम होना चाहिए, जो टीवी का या मोबाइल का
ब्लू कलर का प्रकाश आता है, वो हमारे मस्तिष्क में बनने वाला मेलेटोनिन नाम का हार्मोन, मैंने पीछे बताया था, ये मेलेटोनिन नाम का हार्मोन तैयार नहीं होता, जिसका कार्य है नींद लाना। तो वो तैयार ना होने के कारण से नींद नहीं आती और बच्चे देर तक जागते रहते हैं। देर तक जागेंगे तो सवेरे देर से उठेंगे, क्योंकि नींद उनकी पूरी नहीं होती। और बच्चों के शरीर के विकास के लिए, उनके मस्तिष्क के विकास के लिए, जो उन्होंने पढ़ा है वो ध्यान में रहने के लिए उनकी नींद होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों से इंटरएक्शन ये करना है, आप कितने घंटे सोते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, मतलब कुल मिलाकर कितने घंटे की आपकी नींद होती है। और ये भी पूछना है कि आपका उठने का समय, तो क्या घर में के सभी लोग आपसे पहले उठते हैं कि बाद में उठते हैं, वो भी पूछना है। ताकि बच्चे ये भी ध्यान में ले कि अगर घर वाले भी देर से उठते हैं तो उनको भी जल्दी उठाने की वो कोशिश करेंगे। बच्चों की बातें बड़े टालते नहीं, बड़ों को भी सुधारना बच्चों के हाथ में होता है। क्योंकि बड़े भी अगर रात को देर तक देखते रहे तो सवेरे देर से उठेंगे, वो भी बात अच्छी नहीं है। तो ये दोनों प्रश्न बच्चों को पूछकर उनसे कहना, उनको क्रियाकलाप में गृहपाठ देना, ये एक प्रकार से होमवर्क है। क्या करो, आप अच्छी तरह से ये लिख कर लाओ। लिख कर लाने के कारण से हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा और हम उनके साथ चर्चा कर सकेंगे। तो हम टीचर को ये बातों को अच्छी तरह से समझकर उनको समझाना जरूरी है। अब हम बच्चों को समझाएंगे क्या, कुछ बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है और वे उन आदतों को हमें अच्छी तरह से अपनाना है। कौन सी आदतें हैं? देखो, सबसे पहले सुबह उठने के बाद हमें अपनी चादर स्वयं उठानी चाहिए और बिस्तर भी झाड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर व्यवस्थित होता है, मन अच्छा रहता है। अपने स्वयं का काम हमें खुद करना चाहिए। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जो कोई सोता है और सोने के बाद अपनी स्वयं की चादर नहीं उठाता है, तो वास्तु उसे आशीर्वाद नहीं देती। मतलब आशीर्वाद नहीं देती, इसका मतलब वास्तु उसे अनुकूल रहती नहीं है। इसलिए कुछ बातों को हमें बच्चों को समझाना है। उठे, उठने के बाद पहले तो 9 बार नमोकार मंत्र लेना चाहिए। नमोकार मंत्र लेने के बाद आप वहीं पर अपनी चादर, अपना तकिया अच्छी तरह से उठाकर यथा योग्य जगह पर रखे। बिस्तर को हाथ से झटक कर अच्छी तरह से रखे, या चादर निकालकर उनको झटकने के लिए लगाए। बड़े बच्चे होंगे, झटक सकते हैं, नहीं है वे अपनी चादर को अच्छी तरह से रखेंगे। इससे दो बातें होती हैं। बच्चों को एक तो, जिसे हम कहते हैं स्वयं अनुशासन, उसकी आदत लगती है। उससे घर भी व्यवस्थित होता है। माँ अकेली सभी लोगों के बिस्तर अच्छे करे, ठीक करे, ये काम हम माँ को थोपेंगे तो माँ दूसरे काम कब करेगी? इसलिए बच्चों को आदत लगाना है। कुछ बातें, कुछ काम बच्चों को स्वयं को करना ही चाहिए, और ये उनके लिए अनुशासन बना दो। ये आपका काम है कि आपको ये करना ही है। तो स्वयं का काम उन्हें, बच्चों को खुद करना चाहिए। ये उनको अच्छी तरह से समझाना है। जैसे उन्होंने कहा, वस्तुएं, उनके कपड़े, उनके खिलौने, उनकी स्कूल बैग, उनकी किताबें, जहां पर उनको स्थान दिया गया है वहां पर उन्होंने यथा योग्य संभाल कर, रच कर रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि फेंक दिया और कैसे भी रख दिए, नहीं। किताबें किताबें रखनी है तो एक के ऊपर एक अच्छी तरह से किताबें रखने का उनको आदत लगानी चाहिए। स्कूल की बैग, जहां पर आए तुरंत आए स्कूल से, बैग फेंकी और मुझे भूख लगी, खाने को दो और मुझे खेलने के लिए जाना, नहीं। उनको कहना, आपकी बैग अच्छी तरह से रखो। स्कूल का ड्रेस आप अच्छी तरह से खोल कर, अगर धोना है तो धोने के इसमें, नहीं धोना है तो वापस उसको किस तरह से रखना वो उनको बताओ। उसकी बिल्कुल फोल्डिंग कैसे करना कपड़ों की, ये भी बच्चों को सिखाओ। बच्चों ने खेलने के लिए खिलौने लिए, लेने दो, लेकिन उनको जहां पर खिलौने की जगह है वहां पर रखने के लिए उनको मजबूर करना नहीं। आप पहले वो काम करो तो अगला काम आपका हम करेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे, इससे क्या होता है कि पहले दिन स्कूल से आए और बेल्ट कहाँ रख दिया, ये अगर ध्यान में नहीं रहा तो दूसरे दिन स्कूल में जाते समय बेल्ट ढूंढने में समय लगेगा, उसमें देर होगी।
नहीं, अपना सामान अच्छी तरह से यथा योग्य जगह पर रखो, उससे अपना काम समय पर होता रहता है। और उसके साथ में ये भी बात है कि नींद, इससे मन भी शांत रहता है और नींद भी अच्छी आती है उनको, क्योंकि उनको मालूम है हाँ सवेरे मुझे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ेगा, समय पर जगह पर मैंने सब वस्तुएं रखी हुई है। खैर, जो भोजन माँ बनाती है, माँ जब भी घर में भोजन बनाती है, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखकर बनाती है। और ये बहुत बड़ा उपकार उनका हमारे ऊपर होता है। तो माँ ने बनाया हुआ भोजन जो भी है, खुश होकर करे, नाम नहीं रखे। नाम रखने से कई प्रकार के उसमें जो हम कहते हैं, हम अनाज को या अपने फूड को नाम रखेंगे तो हमारे लिए काफी परेशानी होगी। तो उसके लिए ध्यान में रखना है, डिमांड डिमांड रोज नई नई नहीं करना। हाँ, कभी आपको खाना है कुछ चीज, माँ को जरूर बोले, लेकिन ये बोलना आपको जब भी जमे, जब भी पॉसिबल हो, आपको जब भी शक्य हो, उस समय आप यह चीज मेरे लिए जरूर बनाना। माँ जरूर बनाएगी, नहीं बनाएगा ऐसे नहीं। खैर, ये जो ऊपर की जो बताई है थाली, उसमें शायद मेरे ख्याल से प्याज बताया जा रहा है। मेरे मेरे पास जो आया हुआ है उसमें प्याज हटाया गया है। तो प्याज हटाकर, जी हाँ, इस थाली में तो मेरे जो साइड में दो दिख रहे हैं सफेद, तो वो प्याज दिख रहा है, उसको हटाना चाहिए। और मेरे पास जो किताब आई है उसमें हाँ प्याज पंडित, जिक्र नहीं है। हार्ड कॉपी जो है ना उसमें हटा दिया गया है, ये हाँ, सॉफ्ट कॉपी में केवल दिखेगा। हाँ जी, सॉफ्ट कॉपी में नहीं है। जी, हाँ। जी। हाँ, उसके बाद अपनी थाली स्वयं उठाकर रखने की आदत रखे। हम स्वयं खाए और झूठा और कोई उठाए, ये ठीक नहीं। ये मानवीय आदत नहीं है। अपने कार्य हम जो कर रहे हैं वो करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, समझो हम कल के दिन हॉस्टल में जाएंगे, कल के दिन हम धर्मशाला में जाते हैं किसी क्षेत्र पर, अपना काम अब हम खुद स्वयं करेंगे तो वो सबको दिखने के लिए भी अच्छा रहेगा, अपने स्वयं के मन को भी शांति मिलती है, और हम किसी पर बोझ नहीं बनते, इंडिपेंडेंट बनते, स्वतंत्र बनते हैं। और अपना जो नियम है, वो नियम हमेशा के लिए रखना, बच्चों को ये समझाना, आजीवन तुम जो भी जब भी खाओगे तो अपनी थाली खुद उठाकर रखोगे। इस प्रकार बच्चों को छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी शिक्षा हम दे सकते हैं। ये भी बात है कि माँ और पिताजी को छोटी छोटे कामों में मदद करे। जैसे आपके घर में कुछ पौधे लगाए हुए हैं, उसको पानी देना है। जी हाँ, भोजन लगाना है तो जो बर्तन वगैरह हम लेते, थाली लेते, कटोरियां लेते, चम्मच लेते, उनको लेकर आते हैं, अच्छी तरह से शुद्ध वस्त्र से उसको पोंछते हैं, देखते हैं कि स्वच्छ है या नहीं। और थाली पूरे, मतलब हम जहाँ भी बैठते हैं भोजन के लिए, डाइनिंग टेबल पे तो डाइनिंग टेबल पे, नीचे बैठते तो नीचे, जहाँ बैठते वहां ठीक से लगाना, कैसे लगाना, ये बच्चों को समझाइए, सिखाइए। इससे क्या होता है, माँ का काम थोड़ा कम होता है, बच्चों को आदत लगती है, और वो अपने ये काम करने में भी अच्छा आनंद मानते हैं। ये नहीं होता है कि हमको क्यों कहा जा रहा है, नहीं, उनको बताना कि ऐसा करने से हम सब मिलकर एक साथ खाना खा सकते हैं। सैलड बनाने के लिए बच्चों को सिखाइए। बड़े होकर जब हॉस्टल में जाएंगे तो वो खुद सैलड बनाकर अपना सैलड खुद खाएंगे। तो ये बातें, इनकी आदत उनको लगाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। यहाँ तक कहा गया है कि सैटरडे संडे के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, तो रसोई बनाते समय बच्चों को, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको नजदीक खड़े करो और उनको बोलना कि देखो हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ देखो। देखते देखते वो सीख जाते हैं और उनको भी लगता है कि नहीं, मैं खुद बनाऊं। ये इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है, जैसे बड़े होने के बाद उनको ऑफर आई जर्मनी की, और जर्मनी के देश में वो जाकर इंजीनियर, वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर जा रहे हैं। वहां पर तो कोई खाना ठीक मिलता नहीं है, अच्छी तरह से मिलता नहीं, वेज पूरा मिलता नहीं है। क्या करेंगे, वो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है मुझे रोटी बनाने में और एक सब्जी बनाने में कितना समय लगेगा, उनको अच्छी तरह से मालूम होगा। तो ये काम उनको सिखाना चाहिए। और ये सिर्फ सिखाने की बात नहीं है, ये माता पिता को भी बहुत बड़ी सहायता होती है। घर में के कुछ काम
जो पिताजी करते हैं वो हमें भी करने चाहिए। देखना चाहिए बच्चों को कि जो जो काम करते पिता, जैसे पिताजी की अगर कोई छोटी व्हीकल है, टू व्हीलर, तो उसको कभी धोने का काम बच्चों को सिखाना चाहिए। आप करो, क्लीन करो उसको, ताकि पिताजी को निकलते समय उनका 10 मिनट का टाइम हम सेव करते हैं। इस प्रकार बच्चों को आदत लगानी चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमारे स्कूल है, हमारा अभ्यास है, हमारा स्टडी, हमें समय नहीं मिलता। उनको बोलना उसमें से 5-10 मिनट निकालकर ये काम आप कर सकते हैं। कोई भी एक एक काम, रोजाना सभी काम नहीं बोल रहे हम, लेकिन कोई भी एक एक काम उनको जरूर सिखाए। हमारी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। नियमित दिनचर्या ना होने से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देखो, भोजन का समय अगर घड़ी में बजे हैं 10, तो 10 बजे भोजन करना है, मतलब भोजन के लिए आपको बैठना है। शाम का भोजन वापस, जो इन दिनों में मतलब गर्मी के दिनों में 6, 6:30 बजे से पहले, 7:30 बजे से पहले, अब ठंडी के दिन आएंगे उसमें तो लगभग 5, 5:30 को ही अंधेरा होने लगता है। लेकिन बच्चों को ये समझाना है कि समय पर भोजन करने का कितना बड़ा महत्व है। आपको सबको मैंने पीछे भी बताया था, सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम मतलब हमारे बॉडी में होने वाले सभी काम घड़ी के अनुसार होते हैं। सवेरे के समय ही, ठीक समय पर ही हमारे पाचक रस हमारे आंतों में उत्पन्न होते। उस समय भोजन किया गया, अमृत पाचन। उसको छोड़कर 2 बजे 3 बजे भोजन किया गया, विष पाचन होता है। वो ठीक से नहीं होता है पाचन। इसलिए कई प्रकार के विषकण शरीर में उत्पन्न होते हैं। और वे विषकण हमारे लिए, जो हम बोलते हैं ना, अलग अलग डिसीजेस आजकल के, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर या अर्धांग वायु, इन सब के लिए वो कारण बनते हैं। तो बच्चों को धीरे धीरे समझाओ कि समय पर भोजन करना है, घड़ी का टाइम देखिए और उस समय आप बराबर भोजन के लिए बैठिए। और ये कार्य सिर्फ भोजन का ही नहीं, आप हर कार्य को समय पर करने की आदत लगाइए। जैसे उठे आप तो पहले निपट कर आने के लिए बोलिए उनको। उनको कहना पहले आप निपट कर आ जाओ, यानी लेटरिन होकर आ जाओ, ताकि फ्रेश महसूस करेंगे। उसके बाद स्नान करो, स्नान करने के बाद आप सब बातें कर सकते हो। ये बच्चों को अच्छी तरह से समझाना, समय पर, बिल्कुल समय पर होना चाहिए कार्य। आपने सुना होगा, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करना अच्छी आदत है। अगर आप शेयरिंग कर रहे हो, लेकिन किसी के टिफिन से भोजन स्कूल में नहीं लो, आप शाकाहारी हो। आपको मालूम नहीं कि सब बच्चे अपने स्कूल के टिफिन में क्या क्या लाते हैं। इसलिए केवल अपना ही भोजन करे, किसी और का भोजन नहीं ले। यहाँ तक कि वो शाकाहारी भोजन भी होगा तो हमें मालूम नहीं किस तरह से उन्होंने प्रिकॉशन लेकर बनाया है, नहीं बनाया है, ये हमें मालूम नहीं। तो ध्यान में रखना है, शेयरिंग इज केयरिंग भोजन के लिए बिल्कुल नहीं। हाँ, दुख शेयर करो, वो बात अच्छी है, उनकी केयर करो, वो बात अच्छी है। लेकिन भोजन किसी का भी आप नहीं खाओगे। अपना ही लेकर गया हुआ भोजन आप जरूर खाओगे। ठीक। इसके आगे का देखिए क्या दिया है। प्रश्न दिया गया है आगे। दर्शन जानना चाहता है, अगला पेज लीजिएगा। दीदी, अगला पेज लीजिएगा। दर्शन जानना चाहता है कि हमें भोजन में कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं होती, फिर हम खुश होकर कैसे खा सकते हैं। हमें नहीं पसंद, नहीं पसंद वो चीज हम नहीं खा सकते, हमें आनंद नहीं आता उसमें। तो क्या कहना चाहिए। वो कहते हैं, भोजन हमें क्यों अच्छा लगता है ये मत सोचो। जबान को अच्छा कौन सा लगता है इसको मत सोचो। हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है वो देखो। और हमारे घर में माँ जो बनाती है, वो निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। और वे उसका पूरा ध्यान रखकर ही बनाती है। तो जो बनाया है उसको हमें खुश होकर खाना चाहिए। हमें, जिसे कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट, जो बैलेंस डाइट होता है, सभी प्रकार की सब्जियां, सब्जियों के साथ दाल है, चावल है, रोटी है, ये खाना चाहिए। फल भी दिए जाते हैं, चाहे भोजन के समय हो या भोजन से 1-2 घंटे पहले हो या दोपहर के समय में हो। जब भी फल दिए जाते हैं, फल जरूर खाने चाहिए।
अच्छा, उसके साथ में दूध दही जो भी होता है वो भी हमारे लिए जब उपलब्ध करा देती है माँ, उस समय हमें खाना चाहिए। खाने में अगर अच्छी चीज पसंद नहीं है तो खाने की आदत तो डालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो हेल्दी फूड है वो हमें पसंद नहीं इसलिए हम नहीं खाएंगे। नहीं, देखो, ये कहा गया है जो जो जिह्वा के लिए, जबान के लिए अच्छा है मतलब टेस्टी है, वो शरीर के लिए ठीक नहीं होता। और जो जो शरीर के लिए अच्छा है वो जबान को पसंद नहीं आता। जैसे करेले की सब्जी, डायबिटीज लोगों को करेले की सब्जी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जबान वो नहीं बोलती, कड़वी सब्जी नहीं चाहिए हमको। अच्छा, उसके बाद में और भी कुछ बातें होती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ सब्जियां बनाती है माँ, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां कहो, या गिलकी, तुरई वगैरह वगैरह, कद्दू वगैरह, इनकी सब्जियां बनाती है, हमें नहीं पसंद आती। हमें तो बस मसालेदार सब्जियां चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करो। जो बनाया है वो बच्चों को खाने के लिए सिखाओ। तो जो परोसा गया है थाली में उसको नाम नहीं रखना, क्योंकि नाम रखने से निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव विचार अपने मन में उत्पन्न होते हैं। शरीर भी निगेटिविटी अपने शरीर में उत्पन्न करता है, और वो अन्न हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। तो बच्चों को कहना है, नाक नहीं मरोड़ना, नाम नहीं रखना, और जो भी परोसा है वो खाना। हाँ, थाली में उतना ही लो जितना आप खा सकते हो, एक कण भी आपको झूठा छोड़ना नहीं है। ये सब बातें उनको अच्छी तरह से समझानी है। खाने की आदत डालनी तो पड़ेगी, क्योंकि हमेशा हमें जो पसंद है वही मिलेगा ऐसा नहीं होता है। तो क्या करें, जो मिला है उसको पसंद कर कर खाए। दो बातें, जो हमें पसंद है वो मिलेगा क्या? नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात, आप खा सकते हो, लेकिन हमेशा मिलेगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा। तो फिर जो आया है सामने, नाम नहीं रखे, और उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझकर अपने जबान की टेस्ट की ओर ध्यान ना देते हुए अच्छी तरह से चबाकर वह अन्न जरूर ग्रहण करें। माँ यदि घर में हरेक की पसंद का भोजन बनाती रहेगी तो जितने मेंबर है उतने लोगों के पसंद का भोजन उसको बनाना पड़ेगा, और ये ठीक नहीं है। अकेली माँ क्या क्या करेगी? नहीं। तो उनको कहना, सबके लिए जो बना है आप खाइए। दाल चावल बने हैं, बस दाल और चावल आप ले लो। रोटी दाल के साथ भी खा सकते हो, जो सब्जी बने उसके साथ भी खा सकते हो। उनके पसंद की सब्जी, माँ ध्यान रखती बच्चों को क्या पसंद है, लेकिन कभी एक आध बार बन भी गया अलग तो बच्चों को खाने की आदत लगाओ। उनको कहो कि वो तुम्हें खाना पड़ेगा, और नाम नहीं रखना। अब फिर वापस इसके ऊपर बच्चों के साथ चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? आप अपनी सभी वस्तुओं को सही स्थान पर रखते हो क्या? तो उनको ये पूछना है, ये भी लिख कर लेकर आओ, बोलना पेपर पर। क्या लिखेंगे? मैं कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ पर रखता हूँ, इसकी लिस्ट बनाओ और हमें लाकर बताओ। आप स्कूल से आए, आप खेल कर आए, आप बाहर से आए, अपने जूते चप्पल क्या बराबर ठीक जगह पर यथा योग्य पद्धति से रखते हो या नहीं? कि ऐसे ही अदवा तदवा रख देते हो? तो जूतों का स्थान अच्छा और ठीक होना चाहिए, और वहां पर भी अच्छी तरह से जूते रखने चाहिए। ये सभी बातों को, इन सभी बातों को बच्चों को समझाना है। और फिर कौन कौन से कार्यों में आप माता पिता की मदद बनाते हो, मदद करते हो, बताओ, हमें लिख कर बताओ। क्या क्या काम करते हो, क्या कर सकते हो? तो वो ऑब्जर्व करेंगे घर में, और फिर माँ को कहो या पिताजी को कहो कौन कौन से कामों में मदद कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाकर लाइए। अगर अलग अलग बच्चों की लिस्ट में अलग अलग नाम होंगे, काम होंगे, तो सभी को वो बताना है कि देखो ये ऐसा करते हैं, ये आप भी ऐसा करो, ये ऐसा करते हैं आप भी ऐसा करो। तो उसकी लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी, बच्चों को आइडिया मिलेगी। तो लिख कर लाने की आदत बच्चों को लगाओ। दिस कैन बी द होमवर्क फॉर पाठशाला। ये पाठशाला को होमवर्क हमें देना चाहिए उनको। ठीक है। आगे उन्होंने दिया है कि कुछ आदतों को बच्चों को बदलने के लिए लगाइए। क्या? सुबह देर से सोकर उठना, मतलब सुबह जो उठना है, रात को देर से सोना, और सुबह देरी से उठना। तो देर से सोकर उठने के कारण सभी आवश्यक काम छूट जाते हैं ना, तो फिर आप ना मंदिर जा पाते हो,
ना एक्सरसाइज कर पाते हो, क्योंकि दौड़कर तैयार होकर स्कूल में भागना है। नहीं, क्या करो, थोड़ा जल्दी उठो, जल्दी नहा धोकर तैयार हो। मंदिर अगर दूर है तो घर में जो जिनवाणी रखी है उसके सामने आप आवश्यक वो, मतलब देव दर्शन स्तोत्र आदि आदि उनको सिखाया हुआ जो है वो बोलने के लिए लगाइए, नमोकार मंत्र 9 बार लेने के लिए लगाइए, नमस्कार करने के लिए लगाइए, माँ पिताजी को उसी समय नमस्कार करने के लिए लगाइए, दादा दादी नाना नानी जो भी बड़े हैं चाचा चाची घर में हैं उनको नमस्कार करने के लिए लगाई। ये सब बातें उनको आवश्यक कामों में बताइए। और फिर एक्सरसाइज भी तो जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट में उनको जॉगिंग करने के लिए लगाओ। जो पीटी, उनको बच्चों को पीटी सिखाई जाती है स्कूल में, वो पीटी करने के लिए लगाइए। घर में डंबल्स होंगे तो डंबल्स करने के लिए लगाइए, उनके यथा योग्य डंबल्स लेने के लेकर आने के लिए बताइए। ये सब बातों से उनके मसल्स डेवलप होते हैं, तो बॉडी फिट रहती है, और ये करना बहुत जरूरी है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना है, उनके साथ उनकी जो आदत है वो चेंज करने के लिए लगाना है। रात को देर से सोना नहीं, सवेरे देर से उठना नहीं। दूसरी बात, सवेरे उठते ही मोबाइल देखना नहीं, देखो, सवेरे उठते ही मोबाइल मत देखो, क्योंकि एक बार मोबाइल में लगे तो कितना समय निकल जाता है पता नहीं लगता। हम सबको भी मालूम है, कभी कभी हम अगर गलती से लग जाते हैं मोबाइल में, कितना समय निकल जाता है, ध्यान में रखना है। नहीं, हमारे आवश्यक कार्य छूटने नहीं चाहिए। हम रोज बच्चों बच्चों को कंपलसरी मंजन कराना, मतलब ब्रश कराना, टूथपेस्ट नहीं, या टूथ पाउडर को या कोई मंजन को, उससे हमारे दांतों की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। सवेरे उठते ही मंजन करने से क्या होता है, एक तो रात्रि को सोते समय मंजन करना चाहिए, ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई कण रह गया हो तो वो निकल जाने के लिए सवेरे हमें अच्छी तरह से मंजन करना जरूरी है। और इससे क्या होता है, दांतों में कीड़ नहीं लगती, दांत खराब नहीं होते, हमारे जिंदगी के आखिरी समय तक दांत हमारे रहेंगे। नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे तो जल्दी दांत भी गिर जाएंगे, और फिर खाने की समस्या बहुत जल्दी आती है। बच्चों को समझाना कि बूढ़ों को देखो कैसे उनके दांत हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने दांतों की केयर नहीं की। क्या करना है, सवेरे और रात को सोते समय जहां तक हो सके बच्चों को कहना, भोजन होने के बाद सिर्फ ब्रश करो, मंजन नहीं करो, पेस्ट नहीं करो। ब्रश से जितने कण, अन्न के कण दांतों के बीच में, मसड़ों के बीच में फंसे हुए हैं उनको निकालो। इससे दांत सड़ेंगे नहीं, मसूड़े खराब होंगे नहीं। तो ब्रश करना भी, सिर्फ ब्रश करना भी कभी कभी फायदेमंद है। इसके बाद में भोजन करते हुए टीवी या मोबाइल मत देखो, ये तो हम बड़े लोग भी करते हैं, नहीं करना है। इसके कारण हम भोजन की ओर ध्यान नहीं देते और ना ही भोजन का स्वाद ले पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम भोजन करते हैं और टीवी और मोबाइल देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस तरफ जाता है। तो मस्तिष्क के जो काम है, हार्मोन्स वगैरह यथा योग्य, डाइजेस्टिव जूस यथा योग्य पद्धति से सिक्रिट करना, वो काम पर असर पड़ता है। और वो हमारे भोजन को घूम घूम कर खाना या अलग अलग पद्धति से खाना या फिर ध्यान ना देते हुए खाना, इसके कारण से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों को एक वाक्य जरूर बोलना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसी होवे बाणी। मतलब आप अन्न अगर शुद्ध और बिल्कुल अच्छे अ, मन की परिस्थिति में खा रहे हो तो वो अन्न आपके लिए अमृत बनेगा, वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, और आपका मन भी वह शुद्ध बनाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल में हिंसा का काम दिख रहा है, और उसको देखते हुए हम कैसे एक एक हीरो 10-10 लोगों को फाइट मारकर गिराता है ये देखते रहे, तो अपने अंदर भी हिंसा पनपेगी। भोजन करते समय वह बहुत खराब असर डालेगा। ठीक, देर रात तक टीवी या मोबाइल देखना नहीं, हमने सबसे पहले तो माँ बाप को संभालना पड़ेगा। माँ बाप, दादा दादी अगर उनके सामने रात को देर तक टीवी देखते हैं, बच्चे बेड पर गए हैं लेकिन उनको आवाज आ रही है, तो वे बोलेंगे ये तो देखते हैं और हमें देखने नहीं देते। नहीं, सबके लिए नियम क्या,
रात को किसी को 9 बजे के बाद टीवी या मोबाइल नहीं देखना है। सवेरे आप उठकर जब भी, बड़े लोगों की बात, बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं है। आप देख लेना आजकल मोबाइल की आदत बच्चों को कितनी लग रही है। इट बिकम्स अ ट्रिमेंडस और हैजार्डस, जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से आदत या व्यसन, एडिक्शन हो जाता है उसका। और अगर नहीं मिला तो रोते। आज ही मैंने एक वीडियो देखा, रास्ते पर एक लड़की जो 8वीं 9वीं 8 9 स्टैंडर्ड की होगी, वो रास्ते पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे आईफोन ही चाहिए, मुझे आईफोन ही चाहिए, मुझे आईफोन ही चाहिए। और किसी को नजदीक नहीं आने दे रही थी। आखिर में रास्ते पर ये होने के कारण पुलिस आए और उसको उठाकर लेकर गए। कहाँ तक नौबत आ रही है। देखो, बच्चों को बचपन से हाथ में मोबाइल कौन देते हैं? हम माँ बाप ही देते हैं। नहीं दो। और उनके सामने हम भी नहीं देखे। जो अगर हम उनके सामने मोबाइल देखेंगे तो वो कहेंगे, हाँ आप तो मोबाइल देखते हो, हमें क्यों बोलते हो? एक बीच में और एक आया था कि एक ट्रेन में जो जा रहे थे माँ और लड़की दोनों, तो माँ के हाथ में किताब थी और लड़की भी किताब पढ़ रही थी। और ये देखकर लोगों को बड़ा अचरज हुआ। लोगों ने पूछा माँ को अलग से कि आप मोबाइल नहीं देखते हो, आप किताब पढ़ते हो? तो बोले हाँ, जब मैं किताब पढ़ती हूँ तो मेरी बेटी भी किताब पढ़ती है, वो मोबाइल नहीं मांगती। और किताब पढ़ने के कारण उसका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। किताबें, कहा जाता है बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो टीवी या मोबाइल के बजाय बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए लगाए। किताबें अलग अलग प्रकार की दे, हिस्ट्री की किताबें दे, कहानियों की किताबें दे, या फिर दुनिया में कैसे कैसे महायुद्ध हुए, उसके क्या क्या कारण बने, ये उनको समझने की वाली हिस्ट्री वाली अलग अलग किताबें दे। कई प्रकार की किताबें, साइंस की किताब मिलती जो इंटरेस्टिंग पद्धति से बताई जाती है। तो ऐसी किताबों को अपने घर में रखना, स्वयं भी पढ़ना, बच्चों को भी पढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। कथा कादंबरी भी जो होती है, जैसे हमारे अलग अलग जो इतिहास में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, हमारे भी कहो, जैन धर्म के भी कहो या अन्य भी कहो, उनकी स्टोरीज बोलना, जैसे झांसी की रानी की कथा, ये बताना बच्चों को बहुत जरूरी है। और रात को अगर सोते समय बच्चे वो किताब पढ़े तो उनको इंटरेस्ट आएगा। किताब पढ़ो, टाइम हो गया का बाजू रखो। किताब पढ़ने से और एक बात होता है, एक बात होती है, किताबों के कारण नींद भी आती है। क्योंकि वो किताब मोबाइल के जैसा अपोजिट परिणाम अपने शरीर पर या आंखों के ऊपर नहीं करती। उससे सफेद लाइट नहीं निकलती, मेलाटोनिन निकलने से बंद नहीं करती, मेलाटोनिन का उल्टा उसमें प्रभाव बढ़ता है। इसलिए बच्चों को सोते समय कोई किताब पढ़ने की आदत जरूर डालें। अपने जैन धर्म के कई प्रकार की आजकल छोटी छोटी कहानियों की किताबें निकली है। आप जहां भी जाए तीर्थ क्षेत्र पर वगैरह वगैरह ये उपलब्ध होती है। या जैसे इंदौर वगैरह भोपाल वगैरह जगह पर गए, सूरत पर गए, तो वहाँ के किताबों की, जैन दर्शन की किताबों की दुकान में आपको ये किताबें मिलेंगी। बच्चों के लिए जरूर लेकर आइए। ये किताबें का, ये इन किताबों का खर्च हमारे लिए जिंदगी भर के लिए फायदेमंद होगा। रात्रि में भोजन करना, देखो रात्रि में भोजन करना बहुत खराब है। स्वयं ना करें, बच्चों को भी ना करने दें। और बच्चे रात उनको समझाना कि रात को भोजन करने से क्या क्या होता है। हमको ही मालूम नहीं कि रात को भोजन करने से कौन कौन सी बीमारी आती है और क्यों आती है, क्यों आती है। बच्चे पूछेंगे क्यों, क्यों मोटापा आता है, क्यों शुगर ऐसी बीमारी आती है। बच्चों को यही समझाना पड़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जरा ध्यान देकर देखना। मैं एक 5 मिनट का समय आपका इसके लिए ले रहा हूँ, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। रात को मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, दिन में इंसुलिन सीक्रेट होता है। मेलेटोनिन और इंसुलिन, ये दोनों भी एक दूसरे को काम नहीं करने देते। मेलेटोनिन रात को इंसुलिन का काम नहीं करने देता, इंसुलिन दिन में मेलाटोनिन का काम नहीं होने देता। मेलाटोनिन का काम है नींद लाना, इंसुलिन का काम है शक्कर जो शरीर में मिली है, शुगर या एनर्जी, शुगर के रूप में अनाज खाने के बाद, वो हर एक पेशी के अंदर पहुंचाने का काम इंसुलिन के द्वारा होता है। अगर आप रात को भोजन करेंगे तो रात को इंसुलिन
काम नहीं करेगा क्योंकि मेलाटोनिन उसका शत्रु खड़ा है, नहीं करने देगा। तो क्या होगा, पेशियां अपना शटर बंद कर लेती है, अंदर शक्कर नहीं लेती। और जब नहीं लेती है तो खून में शक्कर का प्रमाण बढ़ता है। शरीर कभी भी अपने खून में रहने वाले घटकों का प्रमाण मर्यादा के बाहर नहीं जाने देता। फिर क्या करता है, वो लीवर को ऑर्डर देता है, बढ़ी हुई शक्कर को आप चर्बी में कन्वर्ट करो, ये हमारे फ्यूचर में काम आएगी। तो चर्बी में कन्वर्ट होती है, चर्बी ही मोटापा लाती है। चर्बी शुरू में आपको मिलेगी स्किन के नीचे, पेट पर वगैरह वगैरह, पेट पर वगैरह, यहाँ पर पहले डिपॉजिट होती है। उसके बाद में जो हमारे पेट के अंदर की कैविटी है उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाती है। और वो भी जब संपृक्त हो जाता है, मतलब मैच्योर्ड हो जाती है वो, तब क्या किया जाता है, तब रक्त वाहिनियों के अंदर की परत पर इन फैट चर्बी का एक लेयर आने लगता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और वो लेयर देता है, ये लेयर अगर हृदय के रक्त वाहिनियों के अंदर उसका लेयर बढ़ा तो हार्ट अटैक की संभावना, ब्लड प्रेशर की संभावना। पैनक्रियाज में स्वादुपिंड, जहां इंसुलिन उत्पन्न होता है, वहां अगर बढ़ने लगा तो डायबिटीज की शंका। लीवर में होने लगा तो लीवर का काम खराब। आंखों के रेटाइना में रहने वाली रक्त वाहिनियों पर चर्बी चर्बी की परत आने लगी, आंखों की दृष्टि कम। ब्रेन की रक्त वाहिनियों में होने लगा तो हमारे लिए अर्धांग वायु का कारण। ऐसे सब कारण जो बनते हैं ये रात्रि में भोजन करने के कारण होते हैं। इसलिए हम स्वयं समझे और उनको भी समझाए। महत्वपूर्ण कारण तो यही बत कहा है जैनिज्म में कि जीवों की हिंसा होती है। कोई कहेंगे हम तो बड़े स्ट्रांग लाइट लगाते हैं, नहीं, आर्टिफिशियल लाइट में जीवों की उत्पत्ति होती ही है। सिर्फ सूर्य प्रकाश होने पर नहीं होती है, सूर्य प्रकाश जाने पर जीवों की उत्पत्ति होती है। ये सब हमें बच्चों को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। तो ये क्रियाकलाप के माध्यम से उनको लेट्स डू इट, उनको बताने मतलब बनाने के लिए कहिए। क्या, दैनिक दिनचर्या का चार्ट बनाओ। कैसे बनाना है ये बच्चों को आप समझाइए, कॉलम कैसे बनाना है। पहला कॉलम रहेगा अनुक्रमांक, दूसरा कॉलम रहेगा उसका समय, तीसरा कॉलम रहेगा कौन कौन सी क्रियाएं आप उस समय करते हो। और आगे का कॉलम थोड़ा खाली छोड़ देना, आपको अच्छी लगती है या गलत लगती है, जो भी है उनका कमेंट उसके बारे में। तो ऐसे उनको इस प्रकार का एक चार्ट बनाने के लिए जरूर कहिएगा, हफ्ते भर के लिए, पूरे हफ्ते भर के लिए। और हफ्ते के एंड में उसको चेक करिएगा। इससे क्या होगा, बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान में आएगा। दूसरी बातें, उनको कौन कौन सी आदतें हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये आदत बदलनी है, आप स्वयं लिख कर लाओ कि ये मेरी आदत गलत है। अपनी स्वयं की गलत आदतों को लिखो। जो लिखता है वो स्वयं अपने को सुधारने में सक्षम बनेगा। बच्चों को प्रेरित करिए, हम आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, आप लिख कर लाइए, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चे आपसे उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। आगे दिया है, कहानी बताई है, वो कहानी आसान है। सुबह शाम अपने दांत साफ किया करो। नहीं मॉम, मैं ब्रश नहीं करूँ तो भी मेरे दांत अच्छे रहते हैं। नहीं, उनको बोलना ऐसे नहीं है। आगे बोलते हैं, हुर्रे हम सुरक्षित है, यो वो आज भी ब्रश नहीं करेगा। क्यों, कौन बोल रही है, दांतों के बीच में रहे हुए कीटाणु। फिर आगे, टॉमी अगर अपना ब्रश नहीं करेगा तो जर्म्स अपने दांतों को खराब करेंगे। मॉम, क्या एनिमल्स अपने दांतों को साफ करते कि फिर उनके दांत कैसे अच्छे रहते हैं। तो वो कहते हैं एनिमल्स हमारी तरह शक्कर वाली चीजें या जिससे एसिड बनता है हमारे दांतों के भीतर, ऐसी चीजें वो नहीं खाते। तो उनके दांतों में वो जर्म्स नहीं होते हैं। इसलिए आपको कोई वस्तु आज से मीठी वस्तु नहीं मिलेगी, माँ बोलती है। तो वो कहता है ठीक है, चलो मैं अभी ब्रश करके आता हूँ। और ऐसे ऐसे नहीं टॉमी, रुको, ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे। ये कहा जाता है कि अच्छी तरह से ये ब्रश करने वाले के मुख के कीटाणु बोल रहे, अरे हम कहाँ जाएंगे, आपको जहां जाना है वहां जाइए, हम आपको अपने मुख में नहीं रखेंगे। और ऐसे फिर आकर वो बताएगा, देखो माँ मैंने कैसे दांत साफ कर लिए। तो माँ कहती है बहुत अच्छा है, मेरा प्यारा बेटा है। ये आपको स्टोरी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, बच्चे समझते हैं। छुट्टी के दिन क्या करना है, छुट्टी के दिन क्या करना है, तो छुट्टी के दिन आपको रोज की दिनचर्या का तो पालन करना ही है।
सिर्फ आपको स्कूल नहीं है तो स्कूल के बजाय कुछ कार्यों को विशेष रूप से समय दे सकते हो। कौन कौन से? उन्होंने कहा मेडिटेशन करो सवेरे, ध्यान करो, फिर देव दर्शन के बाद आप मंदिर में जाते हो तो एक दिन पूजा करो, पाठशाला के जो भी आपको काम दिए वो काम पूरे करो, माँ के साथ रसोई में कुकिंग खड़े रहो, देखो अच्छी तरह से कैसे बनाती है माँ। बच्चों को भी रोटी कैसे बनाई जाती है ये सीखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि लड़कियों को ही सिखाया सिखाया जाए, नहीं, बच्चों को ही सिखाया जाए। अच्छा, उसके बाद में कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करो आप। आपको जो भी है, म्यूजिक है, आर्ट्स आती है आपको, ड्राइंग बनाना है, आपको क्राफ्ट बनाने हैं, स्टिचिंग आदि सीखना है, जरूर सीखे। बच्चों को शर्ट के बटन कैसे लगाना ये जरूर सिखाए, क्योंकि हॉस्टल में जाने के बाद बटन टूटे तो क्या करेंगे। तो बच्चों को वो ऐसे काम सिखाने चाहिए। ये भी बताया है कि आउटडोर स्पोर्ट, बाहर जाकर खेलना, खुली हवा में खेलना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो उसके लिए भी उनको समय देने के लिए जरूर कहे। इसके बाद में बच्चों को कुछ महापुरुषों के विचार जरूर बताना है। एक प्रकार से यह कविता के रूप में दिया है। जीव अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही दीर्घ संसार में भ्रमण करता है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही कर्म का फल भोगता है। कैसे? ये बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि जन्म जब होता है तब बच्चों को मालूम होता है कि मैं अकेला ही जन्मा हूं, मरण होगा तो किसका होगा? अकेले का ही होगा। अच्छा, इसके बाद में कोई भोजन करता है तो वो स्वयं का भोजन करता है, भले ही सब साथ में बैठे हो, लेकिन वो भोजन करता है तो वो अकेला स्वयं के लिए, अपने लिए वो स्वयं अकेला ही भोजन करेगा। कोई और भोजन करे और इसका पेट भरे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये भी बताना है। दीर्घ संसार में भ्रमण, अनादिकाल से मैं भटकता आया हूं, और अगर मैंने पुरुषार्थ नहीं किया तो मैं यहाँ पर भटकता रहूंगा। ये बच्चों को समझाना है। ये हम नहीं समझाएंगे तो बच्चों को जन्म मरण का फेरा या चक्र ध्यान में नहीं आएगा। उनको बताना है कि मैं अकेला जन्म लिया, मैं अकेला जी रहा हूँ, मरूंगा तो मैं अकेला मरूंगा, और मैं जो कर्म करता हूँ या बांधता हूँ उसको मुझे ही भोगना पड़ेगा। कोई और भोगेगा ऐसा नहीं, मैं कर्म करूं और कोई और भोगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मेरी माँ ना मेरे पिता, कोई मेरे कर्मों को नहीं भोगेगा। मैंने किए हुए कर्म मुझे ही भोगने पड़ेंगे। तो ये उसके लिए, उनके लिए बताना है। उन्होंने कहा है अपने आप पर विजय प्राप्त करने चाहिए तो चार बातों से बचना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से समझाया है। और ये चार सूत्र बच्चों के लिए ही नहीं, ये अपने बड़ों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? दुर्व्यसनों से बचो। जितने भी खराब व्यसन लगते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। अलग अलग व्यसन होते, व्यसन सबको मालूम है कितने प्रकार के हैं, 7 व्यसन है, हम बच्चों को सिखाते भी है। तो व्यसनों से हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की निंदा करना, ये दोनों भी बातें गलत है। क्यों गलत है? बच्चों को ये बताना, अपनी प्रशंसा करने से अपने स्वयं में घमंड या मान कषाय आती है, जिसके कारण हम दूसरों से दूर हो जाते हैं और खराब कर्म भी बांधते हैं, और उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। इसके साथ में अगर हम दूसरों की निंदा करेंगे, देखो दूसरों की निंदा करने से अत्यंत खराब नाम कर्म, और अपनी स्वयं की प्रशंसा करने से भी खराब नाम कर्म बांधा जाता है। नाम कर्म क्या करता है? हमें शरीर प्रदान करता है, अगले भव का शरीर, या इसी भव में हमारा शरीर अच्छा रहना या नहीं रहना, ये इन दोनों कारणों से निश्चित रूप से वह विभाव रूप से परिणमित होगा। अर्थात हम अपनी प्रशंसा करें, दूसरों की निंदा करें, तो कर्म जो बंधा जाएगा वो कर्म हमारे लिए अपना ही शरीर खराब करने का काम करेगा। इसलिए उसको अच्छी तरह से ध्यान देना है। और उसके आगे उन्होंने दिया है दूसरों के दोष से हमें बचना है। जैसे तलवार म्यान में रखी जाती है लेकिन म्यान अलग और तलवार अलग है, वैसे ही हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है। ये हमें उनको समझाना है। ये आचार्य श्री ने बताया है। आगे का
आगे के पेज पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे माजी राष्ट्रपति रह चुके, क्या बोले? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल देगी। ये उन्होंने कहा है, जो बिल्कुल सही है, जैनिज्म के मुताबिक है। इसमें कोई अंतर नहीं, कोई गलत बात नहीं है। तो उनको अच्छी तरह से बताना, अपनी आदतें खराब बदलो और अपना भविष्य अच्छा बना लो। उन्होंने कहा, थॉमस एडिसन, सबको मालूम है एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया था, क्या कहते हैं? सफल व्यक्ति वह काम करने की आदत बना लेता है जो असफल व्यक्ति को करना पसंद नहीं है। मतलब जिसको जो काम पसंद नहीं है, काम अच्छा है और पसंद नहीं है, समझना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल बनना है तो जो अच्छे काम है उनको करने की आदत डालो, अपने मन में कुछ निर्धारित करो और उसको पूर्ण करने का, सफल करने का एक प्रयास करो। सफलता मिलना नहीं मिलना बात अलग, लेकिन प्रयास करना तो हमारे हाथ में है। और वो आदत अगर हमने बना ली तो एक दिन हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम प्रार्थना भी करते हैं ना, हम होंगे कामयाब। तो वो प्रार्थना के मुताबिक भी हम बता सकते हैं बच्चों को कि हाँ, हम जब जब भी अच्छा कार्य करेंगे हम कामयाब जरूर बनेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन कामयाब तो होंगे ही होंगे। है, कुछ उनके लिए होमवर्क वापस दिया गया है। क्या? हफ्ते में एक बार किसी वस्तु का त्याग कर कर देखो। जैसे आइसक्रीम नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खाना, या किसी की निंदा नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना। ये ऐसे बातों का आप त्याग कर सकते हो। यहाँ तक कि बच्चों को ये भी बताइए, अगर पॉसिबल है तो एक दिन के लिए त्याग, कि आज मैं सेब, मतलब एप्पल नहीं खाऊंगा। भले ही घर में हो या ना हो, लेकिन मैं एप्पल नहीं खाऊंगा, आपने नियम ले लिया तो उसका पालन करो। इससे बच्चों को नियमों, छोटे छोटे नियमों का पालन करने की आदत लगती है। और मुनि महाराज हमेशा कहते हैं, छोटे से छोटे नियम एक दिन केवल ज्ञान में बदलते हैं। क्योंकि छोटा नियम वटवृक्ष के बीज के समान है, उसको बो, निश्चित रूप से वटवृक्ष बनेगा। वही छोटा जो नियम है एक दिन बहुत बड़ा वह काम करेगा, केवल ज्ञान तक हमें पहुंचाएगा। भले इस भव में ना हो और कुछ भव लगे, लेकिन वो काम करता है हमें केवल ज्ञान तक पहुंचाने का। इसलिए नियम एक एक छोटे छोटे लेना उनको, बच्चों को सिखाना चाहिए। प्रतिदिन कोई अच्छी आदत आप अपनाओ। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, हफ्ते में एक दिन टीवी मोबाइल देखना ही नहीं। घर में सबका नियम होना चाहिए, बच्चों के साथ बड़ों का भी। हम आज मोबाइल नहीं देखेंगे कोई भी, हम आज टीवी नहीं देखेंगे, ये बच्चों के साथ बड़े भी करें। फिर कोई किताब हो, कादम्बरी, पुराण की किताब, आजकल बहुत अच्छी अच्छी किताबें निकाले, एक श्रेणी चरित्र कर कर है, छोटी है, कहानी के स्वरूप में है। आप उसकी कहानी बताओ बच्चों को, इतना आनंद आएगा उनको कि पूछो नहीं। श्रेणी के बचपन की भी है, उनका जो बेटा था अभय कुमार, उसके भी बचपन की है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं वो। तो इनको, बच्चों को छोटे छोटे जो पुराण ग्रंथ मिलते हैं हमारे, वो लाकर उनको पढ़ने के लिए देना चाहिए। हमारे महाभारत, हमारा रामायण अलग है, उनकी छोटी किताबें मिलती है, वो बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर दे, ताकि जैन रामायण, जैन महाभारत की भी उन्हें पहचान हो। इसके साथ में अंतिम दिया है कि अपनी 5 आदतें को लिखकर उसको ट्रैक करो, देखते रहो हफ्ते भर में आपने क्या किया है, क्या आप उसको फॉलो करते हो कि नहीं। जिस दिन नहीं किया उस दिन आप लिखना, आज मेरी ये गलती हुई। अगर बच्चों को ये काम करने के लिए लगाएंगे, क्या होगा? स्वयं निरीक्षण करने की उनको आदत लगेगी। दूसरों के दोष देखने की अपेक्षा अपने स्वयं की आदत उनको लगेगी, और वह उनके लिए निश्चित रूप से काम बनेगा। और उन्होंने आगे बताया है कि किस प्रकार हमारा पूरे महीने भर का जो कैलेंडर हम बना सकते हैं। इसका अगर बड़े स्वरूप में बताया तो पेंसिल से लिखते समय 5 आदतें लिखे। जिस दिन आपने 1 तारीख को किए, सब सब पर टिक लगेगा। जिस दिन नहीं किया उसको उसको क्रॉस, बाकी के बातों पर टिक। ऐसे महीने भर का बनाइए, और महीने भर का बनाने के बाद क्या आपको उसमें ध्यान में आता है, ये आप अपने लिए बनाइए, और आप देखकर उसमें
स्वयं को अपने को बोधित करे कि देखो मैंने ये गलतियां की है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो बच्चे अपने आप अपना स्वयं का निरीक्षण करने लगते हैं। देखो, अपना स्वयं का निरीक्षण करना ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर अवगुण पैदा नहीं होते और गुणों की वृद्धि या विकास होने लगता है। तो देखना है हमें क्या करना चाहिए। तो हमने क्या क्या सीखा, दिनचर्या कैसी, दिनचर्या की कुछ अच्छी आदतें, दिनचर्या नियमित ना होने के कारण, और दिनचर्या नियमित नहीं होने से क्या परेशानी होती है, ये सब हमने देखा। ये दूसरे चैप्टर में हमने देखा है। तो दिनचर्या के बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर कोई विषय को चर्चा करनी इसके बारे में या और किसी बारे में, आप सामने रख सकते हो। जी दीदी। हेलो। अ, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ ले पंडित जी से आज की क्लास से, या कोई और प्रश्न हो तो। ठीक है, क्या हम जिनवाणी स्तुति करें? आ, राशि जी, मेरा एक प्रश्न है, क्लास से रिलेटेड नहीं है, जनरल क्वेश्चन है एक। जी। जी, जय जिनेन्द्र जय डॉक्टर साहब। जय जय। मेरा प्रश्न सूतक पातक से रिलेटेड है। हाँ। जैसे सूतक पातक, या जैसे अभी कुछ समय पहले मैं मंदिर जी में ही थी हम्म। और खबर मिली कि किसी के यहाँ डेथ हो गई है, मतलब थर्ड जनरेशन कहिए। तो उनके आना जाना उतना नहीं है, ना ही उसी शहर में रहते हैं। पर मैं उसी समय मंदिर जी से तो मैं घर आ गई, पर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या आगम में कुछ इसके बारे में दिया हुआ है जी। कि। ठीक है, ये जानना चाहती हूँ। देखो, सूतक पातक ये हमारे जितने भी श्रावकाचार संग्रह आदि है, उनके आधार से हमारे लिए बताए गए हैं। सूतक पातक के लिए अभी अभी किसी एक कैलेंडर में, ये एक, आपको उल्टा दिख रहा होगा शायद, लेकिन ये है तीर्थंकर वर्धमान कैलेंडर। और इसमें एक सूतक पातक का चैप्टर उन्होंने पूरा दिया हुआ है। और इस सूतक पातक के चैप्टर में जो उन्होंने जुलाई महीने के पीछे के पेज पर सूतक पातक का चैप्टर दिया हुआ है। हाँ। तो उसमें उन्होंने डिटेल में दिया है, बहुत डिटेल में दिया है। इससे आपकी पूरी शंकाएं समाप्त होगी। मैं कोशिश करता हूं कि इसको आपको स्कैन कर कर भेजने की ग्रुप पर मैं कोशिश करता हूं। ध्यान में ये रखना है कि सूतक पातक जो देखा जाता है, सूतक कहते हैं जन्म होने के पश्चात को, पातक कहते हैं मरण के पश्चात को। ठीक। सूतक सूतक जो कहा जाता है वो अगर नजदीक के हमारे रिश्तेदार रहे तो 10 दिन तक किया जाता है, चौथी पीढ़ी तक। पीढ़ी कैसे गिनी जाती है ये आप थोड़ा समझ लेना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पीढ़ी कहाँ से गिनी जाती है, एक मूल पुरुष से पीढ़ी गिनी जाती है। जैसे समझो कि किसी के चचेरे भाई के बेटे को बेटा हुआ। किसको? एक व्यक्ति है, उसका ये चचेरा भाई है। मतलब इसके पिताजी और इसके पिताजी दोनों भाई थे। तो उनके जो पिताजी थे अर्थात दादाजी, इन दोनों के दादाजी, ये दादाजी मूल पुरुष माने जाएंगे। और उनसे पीढ़ी गिनना है। दादाजी एक पहली पीढ़ी, उनके दो बेटे दूसरी पीढ़ी, उन बेटों के बेटे तीसरी पीढ़ी, और इस भाई को, बेटे को, बेटा है चौथी पीढ़ी, और उसको पोता हुआ है, वो पोता है पांचवी पीढ़ी में। तो पांचवी पीढ़ी में सूतक बनता है सिर्फ 6 दिन का, 10 दिन का नहीं। तो ये पीढ़ी गिनना और उसके मुताबिक दिए गए दिनों के लिए हमें उसका पालन करना, ये क्यों कहा गया है? ये कहा गया है, कई प्रकार के उन्होंने दिया है कि जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, सूतक निर्णय तथा प्रतिष्ठा पराग,
क्रिया कोश, धर्म संग्रह, श्रावकाचार, ऐसे कई ग्रंथ है जिनके माध्यम से ये पूरा रखा जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर का, अगर हो सके तो मैं जिसे हम कहते हैं पीडीएफ बनाओ या स्कैन कर कर उस पेज को भेजना, क्योंकि अक्षर बहुत छोटे हैं तो उसको एक एक बिंदु में लेकर बनाना पड़ेगा। तो देखता हूं मैं, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो जिनके पास तीर्थंकर वर्धमान ये कैलेंडर होगा, ये कैलेंडर बना है इंदौर से शायद, नहीं एक मिनट, ये बना है, जी हाँ, उदासीन आश्रम से बना है, इंदौर के उदासीन ठीक आश्रम ठीक है। इंदौर से। हाँ, तो ये कैलेंडर आपको जुलाई महीने का जो है, अभी का, इसी साल का, 2025 का ही, उसके जुलाई महीने के पीछे बहुत अच्छी मालूमात दी है, डिटेल में दिया है। इतना डिटेल वर्णन कहीं भी मेरे पढ़ने में नहीं आया, और बिल्कुल संयुक्तिक दिया हुआ है, और अच्छी तरह से समझाया गया है कि किस प्रकार से ये हमें देखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन भी रखी है, और उन्होंने कई प्रकार के बिंदु भी बताए हैं, वहां पर आप देख सकते हो। तो जिनके पास ये कैलेंडर है वो वहां से देखे, जिनके पास नहीं है हम कोशिश करते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ भेजने की। ठीक ठीक है। है। धन्यवाद पंडित जी, जी जी धन्यवाद। जी। इसी संबंध में पंडित जी मेरा भी एक सवाल है। जी अगर हम कभी किसी का फ्यूनरल ऑनलाइन अटेंड करते हैं तो उस दिन हम लोग पूजा कर सकते हैं? मैं नमो कार्ड लिखती हूँ, वो लिख सकती हूँ या नहीं? ने देखो, ये कहा है सूतक पातक में, हमें किसी भी तरह से, किसी भी रूप में द्रव्य जिनवाणी, द्रव्य देवशास्त्र गुरु को स्पर्श नहीं करना। जी। हाँ, अगर किसी ने लगा दिया और आप सुन रहे हो, बात अलग, बात अलग। अच्छा, खुद से नहीं करना है? हाँ, स्पर्श नहीं करना है। और नमो कार्ड भी नहीं लिख सकते ना नहीं, ले ऐसी? सकते हो, नमोकार ले सकते हो, आप भाव पूजा कर सकते हो। नहीं, नमो कार्ड मैं लिखती हूँ रोज, नहीं, देखो डेली दो। देखो, इसमें थोड़ा अंतर, 4 दिनों की अशुद्धि की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ हाँ। सूतक पातक की बात हो रही है। सूतक जी। पातक के दिनों में कोई आपको सब सुनाए, आप सुन सकते हो, आप स्वयं का पाठांतर है कर सकते हो, जैसे भक्तमल स्तोत्र पाठ है, आप बोल सकते हो, कोई दोष नहीं। हाँ लेकिन पर। ये बातें आप 4 दिनों की अशुद्धि में नहीं लगाए। 4 दिनों की अशुद्धि में स्पष्ट स्पष्ट रूप से वर्णन है कि आप उच्चारण भी नहीं करोगे। ओके। हाँ, ठीक। लिखेंगे भी नहीं? जी बट लेकिन इसमें पातक में तो खाली एक दिन का, अगर हमने ऑनलाइन फ्यूनरल देखा है तो एक दिन का ही होता है ना वो? देखो, ऑनलाइन देखते समय आपको स्पर्श नहीं करना है। हाँ, कोई नहीं नहीं कोई करना। और व्यक्ति आपको बता देती है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं, कोई स्पर्श, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। जैसे सुतक पातक के दिनों में आप मंदिर का दर्शन बाहर से कर सकते हो, जी। आप स्वाध्याय कहीं चल रहा है तो दूर बैठकर सुन सकते हो, ग्रंथ को छूना नहीं, मंदिर की हाँ। किसी वस्तु को छूना नहीं, ना घंटा बजाना, ना मंदिर की वस्तु को लेकर उसका उपयोग करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके। हाँ, धन्यवाद, थैंक जी यू। जी जी जी। ठीक। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ जैसे बच्चों को जल्दी उठाने की आदत के लिए, बट जैसे अब मेरी बेटी 11th में है, तो जी। वो रात को 2-3 बजे तक पढ़ती है और फिर सुबह 8-8:30 बजे उठती है। तो क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि नहीं दिन में पढ़ लिया करो, तो बच्चों का ऐसा रहता है नहीं हम रात में आराम से पढ़ेंगे, जो कि उनकी एक आदत बन गई बोर्ड के बाद। तो उसको फिर कैसे अ, देखो, ये तो शुरुआत होनी चाहिए थी बचपन से, अब समय निकल गया है। अब देखो, 11th है, 11th के बाद उनकी 12th है, जो हाँ। करियर के लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप मानी जाती है। जी जी जी। अगर हो सके तो उनको ये आदत लगाने की कोशिश करो कि जल्दी उठकर, सवेरे जरा उठकर, मतलब जी 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठकर आप पढ़ोगे। जी। देखो, उनको ये समझाओ, रात्रि में आप कितने बजे तक करते हो अभ्यास? 2 बजे तक। हाँ, तो दो 2 बजे तीन तक चार मतलब ऐसे, सोना, हाँ। हाँ, सोना चाहिए हाँ। था 10 बजे, आपने जी अभ्यास किया 2 बजे तक, कितने घंटे जी। अभ्यास किया? 4 घंटे। 4 घंटे। यही 4 घंटे अगर आपको सवेरे के समय मिलेंगे तो वो 4 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अत्यंत नीरव शांतता, मस्तिष्क में जी निर्माण होने वाले हार्मोन्स बेस्ट क्वालिटी के,
कंसंट्रेशन जी अत्युच्च कोटि पर, और जी। ब्रह्म काल में किया हुआ काम अत्यंत फलदायी होता है, अत्यंत फलदायी याद होता भी रहता है पूरे, मतलब ज्यादा समय तक, ऐसा हमको हमारे बचपन में हमारे मम्मी पापा ने बताया कि जल्दी उठ के पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। है। बिल्कुल। मैंने स्वयं ये प्रयोग अपने एमबीबीएस के समय किया। मैंने बताया था कि मैं रात को 9 बजे हाँ। सो जाता था और 2 बजे उठकर अपना अभ्यास करता था, क्योंकि उस समय मेरे दोस्त सो जाते थे और उनकी किताबें मुझे उपलब्ध होती थी, क्योंकि मेरे पास एक भी किताब नहीं थी। 4.5 साल में मेरे नहीं पास थी। किताब कोई नहीं थी। तो ये सब कुछ अच्छा। बातें हम बच्चों को अच्छी तरह से समझाएं। देखो, 4 घंटे का जी स्टडी है ना, 10 से 2 बजे तक का। 10 बजे जी। तक तो करो आप, कोई दिक्कत नहीं। 10 बजे सो जाओ, हाँ। 2 बजे उठो, 2 से 4 घंटे, 6 बजे तक। 6 बजे के बाद अपना अपना काम शुरू करो। काम शुरू करो, बिल्कुल हाँ, सही। बच्चों को टाइमिंग उनका बता देना है कि आप 2 बजे तक करते हो ना स्टडी, तो 10 बजे जी। से 2 बजे तक 4 घंटे हो गए। तो वही चार हम्म। घंटे आप सवेरे के समय इस्तेमाल करो। आपका बहुत बढ़िया काम होगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा और सब कुछ बातें आपके स्मरण में रहेगी। ये भी बताना उनको, कई बार ऐसा होता है बच्चे पढ़ते हैं और एग्जाम में उनको याद नहीं आता। कारण एक ही, हम्म। रात को उन्होंने अपने दिमाग को थकाया हुआ होता है। थका हुआ जी दिमाग रिकलेक्ट नहीं करता, मेमोरी काम नहीं करती। जी जो सर। जहां जी जहां पर पंडित जी। मेमोरी का काम रहता है, वो सेंट्रल ब्रेन के, उनकी पेशियां एक्टिव नहीं होती। तो बच्चों को ये जी अच्छी तरह से समझाओ। रात को करे, ब्रेन थकता है। वही काम सवेरे करे, ब्रेन दोगुने ताकत से काम करेगा। तो ध्यान में बहुत अच्छा रहता है। जी। जी बिल्कुल पंडित जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आज जी ही से ये उसको अमल करने पे बताऊं। जी जी। अगर ये रिकॉर्डिंग आपके पास उपलब्ध होगी तो उनको ये जरूर सुनाना, रिकॉर्डिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, ठीक। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है। जी अभी सुतक पातक का आपने बताया। जी। मैं तो मानती हूँ कि पांचवी पीढ़ी के बाद ये सुतक पातक नहीं होता। लेकिन अभी परंपरा से घर वाले सुतक पातक रखते हैं। पांचवी पीढ़ी बाद बाद में भी वो मंदिर नहीं नहीं। नहीं, देखो, 5वीं पीढ़ी के बाद नहीं होता है, ऐसा नहीं। छठी पीढ़ी में जो होता है, वो होता है कुल मिलाकर 4 दिन का। और 7वीं पीढ़ी में होता है 3 दिन का। उसके बाद बस जिस दिन मालूम पड़ा उसी दिन का। उसके बाद नहीं, आप दूसरे दिन नहा लिए, सुतक निकल गया। तो 6 और 7 में 4 और 3 दिन का सुतक माना जाता है। तो फिर उसके बाद भी घर वाले वो सुतक 13 दिन तक मनाते हैं। नहीं नहीं, गलत, गलत, पूर्णतः तो गलत, ये आगम सम्मत अगर नहीं। मुझे बात समझ में आ रही है, तो हाँ। क्या मैं 4 दिन या 5 दिन कर सकती हूँ और बाकी घर वाले तेरह नहीं, दिन करे? आपको आपको पीढ़ी गिननी पड़ेगी। आपको हाँ ना। पीढ़ी गिनना आया तो बिल्कुल बिल्कुल आप देख लेना। 5वीं पीढ़ी तक तो आपको कुल मिलाकर 6 दिन का सूतक है। 5वीं पीढ़ी तक 6 दिन का। छठी पीढ़ी में 4 दिन का। और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का। का ये तो ध्यान क्या? रखो। और बेझिझक उसके बाद कोई कोई सूतक लगता नहीं। एक दिन का मतलब सूतक नहीं के बराबर। जिस दिन मालूम पड़ा उस दिन आप हाथ मत लगाइए, मालूम पड़ने के पश्चात, उसी दिन। जैसे दूसरे दिन सवेरे सूर्योदय हो गया, आपका सूतक समाप्त हो गया। हम्म। नहा लो, सूतक समाप्त, खत्म। तो ऐसा चलेगा क्या कि घर बिल वाले मना रहे और हम नहीं मना रहे? हाँ हाँ, शास्त्रोक्त बातें करने में किसी की अनुमति की थोड़ी जरूरत होती है। जब जिनवाणी ने कह दिया, सब सुप्रीम अथॉरिटी है। सुप्रीम अथॉरिटी की बात सुनिए। कौन क्या कहता है उसकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं। अच्छा। ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, अरे भाई, हम इतने नजदीक के हैं, इतने एक दूसरे को पूछते हैं, आते जाते हैं, तो हमें इतना पालन करना पड़ेगा। नहीं, पीढ़ी गिनो। पीढ़ी अगर आपकी 5वीं पीढ़ी के बाद की है तो बिल्कुल 4, 3 और 2, खत्म। सॉरी, हाँ, 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन। उसके बाद एक एक दिन का होता है, जिस दिन मालूम पड़ा उसी दिन की बात। बाकी कुछ नहीं करना है। हम्म। वही बोलते हैं कि परिवार अब छोटे हो रहे हैं, तो संबंध बनाने के लिए तो ये चलाना पड़ता है। देखो, संबंध बनाओ। संबंध सिर्फ सूतक पातक पालने से नहीं होता, जाने आने से बनता है। हम जाना हम्म आना जारी रखें, कोई उसमें दिक्कत नहीं। हम हम्म। जाना आना तो नहीं रख रहे, लेकिन सूतक पातक घर में पालन कर रहे, तो क्या फायदा होगा? उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये हमारे साथ खड़े हैं कर कर? नहीं। और दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण है कि जिनवाणी ने जब कह दिया है तो जिनवाणी से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं। हम्म। वो हमें मानना ही पड़ेगा।
आप अगर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को धर्म से दूर रख रहे हो। नहीं, हम्म। नहीं। हम्म। ठीक। 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 अजीत जी जैन, आप अपना प्रश्न पूछे। हाँ पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मेरा सवाल बहुत छोटा है। इन्हें नमोकार कोई मंत्र में। कोई कोई सवाल छोटा नहीं होता, अपनी शंका समाधान कर लेना सबसे अच्छा रहता है। जिनवाणी माँ इसकी अनुमति देती है। हाँ, बोलिए। नमो हरियंताणम में नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम अरुहंताणम, ऐसे भी शब्द आते हैं। जी। तो उसमें सही कौन सा है और अलग 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 अर्थ है क्या उनके? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ, ध्यान में आ जाएगा। ज्ञान हाँ। सागर जी महाराज, जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के भी गुरु थे, हाँ। वो कहते थे कि जब मुझे 3 बार नमोकार मंत्र लेना है तो मैं पहली बार बोलता हूँ नमो अरिहंताणम, दूसरी हाँ। बार बोलता हूँ नमो अरुहंताणम, हाँ। तीसरी बार बोलता हूँ नमो अरहंताणम। तीनों हाँ। भी सही है, गलत नहीं है। अच्छा। जी। और मैं नमोकार मंत्र में ही नमो आयरियाणम और नमो आयरियाणम, य और ई, ये हाँ, सही अक्सर कौन सा है? प्राकृत के आधार पर लिया जाता है, आई रियाणम ई लिया जाता है। लेकिन आप आयरियाणम भी बोलते हैं तो गलत नहीं होता है, नमोकार मंत्र में वो भी चलता है, वो भी एक पाठ अलग से मिलता है, शास्त्र सम्मत मिलता है। आप वो भी बोल सकते हो। लेकिन कौन सा सही है? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। साहूणम तीनों भी हाँ, दीर्घ है। बराबर है। जी। 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 धन्यवाद। ठीक। पंडित जी, आज का आखिरी प्रश्न, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। हम्म। देवों का मूल शरीर विमान में होता है, क्या वो जीवन काल तक उत्पाद शैया पे ही होता है या विमान में विचरण करते हैं? ये देखो, उपपात शैया पर तो उनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद वो ऐसे उठकर बैठते हैं जैसे कोई युवा अपनी नींद से जागकर उठकर बैठा है। उसके बाद उसको बाकी के उसके नियोगिनी देवियां वगैरह वगैरह आकर या देव आकर उसको लेकर जाते हैं। और स्नान करने के बाद, कहा जाता है स्नान करने का वर्णन कहीं आता है कहीं नहीं आता है, और वे मंदिर जाते हैं। मंदिर जाकर वहां पर पूजन करते हैं। उसके बाद उनकी अगली क्रियाएं शुरू होती है। मूल शरीर भोगों में रहता है और उत्तर शरीर से वो अन्य अन्य जगह पर जाते हैं। यही वर्णन हर जगह पर मिलता है। इसके बारे में कई प्रकार के प्रश्न मन में खड़े रहते हैं, लेकिन उसके उत्तर आज के उपलब्ध जिनवाणी में मेरे पढ़ने में नहीं आया। किसी के पढ़ने में आया होगा तो बता देना। लेकिन ये कहा जाता है कि मूल शरीर उनका भोगों में रहता है। समूह में जाते हैं उत्तर शरीर से, नंदीश्वर द्वीप जाते हैं उत्तर शरीर से, कहीं दर्शन के लिए जाते हैं उत्तर शरीर से। उत्तर शरीर का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर विक्रिया होती है एक से कई प्रकार के शरीर बनाने की, और उतने शरीर बनाकर वे वहां पर जाते हैं। जैसे किसी देव की 32 देवियां रही तो उसके 32 शरीर तो भोगों के लिए बनेंगे। उस और उत्तर शरीर से वह जाएगा अन्य अन्य जगह पर जहां भी जाना है। जैसे अभी 20 तीर्थंकर विद्यमान है विदेह क्षेत्र में, तो 20 स्मरण समूह शरण में 20 शरीर बनाकर उपस्थित रहेगा। नंदीश्वर बीच में 28 या अष्टानिक का महापर्व आया, तो वो नंदीश्वर भी जाएगा उत्तर शरीर बनाकर। उनमें वो शक्ति या विक्रिया रिद्धि होती है उनकी। इस प्रकार समझना चाहिए। मूल शरीर उनका विमान में, जिस विमान में वो रहते हैं, उसी महल जो उनके सुंदर बने हुए रहते हैं, उन्हीं सुंदर महलों में वे वहां पर रहते हैं। उपपात शैया पर हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं। उपपात शैया तो जन्म के लिए है। जन्म के पश्चात वे अपने अपने महल में अपनी अपनी देवियों के साथ वो वहां पर रहते हैं। जी। जी, इसी के साथ आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं। आज के
प्रश्नोत्तरी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंका समाधान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिन्वाणी स्तुति करते हैं। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे। अब ना हम विषयांद रहे। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सबको जय जिनेन्द्र। क्लास समाप्त होने के बाद सभी को 9 बार नमोकार मंत्र लेना है। सबको जय जिनेन्द्र। जो कुछ भी मेरे द्वारा गलत कहा गया वो मेरा समझकर क्षमा करना, जो सही है वो जिनवाणी का समझकर ग्रहण करना। जय जिनेन्द्र।